इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी अनदर लेक्चर ऑफ द पॉलिटी सीरीज। इमरजेंसी प्रोविजंस हम लोगों ने खत्म कर लिए और आज से हम एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव या सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, पार्लियामेंट होता है, जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम एक एक करके देखेंगे। आज हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन से पार्ट्स होते हैं वो देखेंगे, प्रेसिडेंट को देखेंगे कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे इम्पीच होते हैं, और उनकी जो पावर्स हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इमेज हो सकता है थोड़ा सा खराब आ रहा हो, ठीक है, बट देन देखिए आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट के तीन पार्ट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जुडिशरी हमारे इंटीग्रेटेड है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। एग्जीक्यूटिव यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव में डिवाइडेड है। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आ जाता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। स्टेट में कौन कौन से आ जाएंगे, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल कहाँ होता है, सेंटर पे होता है। एडवोकेट जनरल क्या होता, कहाँ होते हैं, स्टेट में होते हैं। और लेजिस्लेचर में कौन आ जाएगा, यूनियन और स्टेट। ठीक है, यूनियन में लेजिस्लेचर में कौन आ जाएगा, पार्लियामेंट, और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो आज हम जो शुरुआत करेंगे, आज हम शुरुआत करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव से। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, आपका प्रेसिडेंट, आपके वाइस प्रेसिडेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट को जो है अगर आप सीधा फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर हम याद करें तो आर्टिकल 51 है, उसके बाद आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट से स्टार्ट होता है, दैट इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो बीच में हमने जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन और इमरजेंसी प्रोविजन पढ़े, इट वाज ड्यू टू दी because we are following the method of Lakshmikant, as you know the things are given in Lakshmikant, but then if we go by the constitution, after the fundamental duties, after studying article 51A, क्या आना चाहिए, आर्टिकल 52, एंड वो क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 52 से 78 में दिया गया है और पार्ट 5 में दिया गया है। तो पार्ट 4 क्या था आपका, डीपीएसपी। पार्ट 4 क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज। तब हम पहुंच गए पार्ट 5 पे, दैट इज द प्रेसिडेंट और द यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट पे, 52 से 78। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट की क्या है। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां सिचुएट किया गया है। देखो अगर मैं आप कंपेयर करो ना चीजों को, तो इंडिया में आपको जो सबसे ऊपर है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो प्रेसिडेंट है, बट जो रियल पावर लाई करती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास करती है इंडिया में, क्योंकि इंडिया जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में। ठीक है, एक तो डेमोक्रेसी है, ठीक है, प्लस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, यूएस में उल्टा होता है, यूएस में प्रेसिडेंट सबसे ऊंचा भी, बड़ा भी होता है और उसके बाद सारी पावर भी होती है। लेकिन इंडिया में जो प्रेसिडेंट है, he or she, they may be the head of the state, but then they are not the actual head of the state. The real power lies with the prime minister in India. ठीक है, but then also the president is a very important post. प्रेसिडेंट में ही सारी की सारी यूनियन पावर लाई करती हैं। ही इज द होल सोल इन चार्ज ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर हम पोजीशन की बात करें तब भी जो है प्रेसिडेंट जो है सबसे बड़े ही होते हैं, सबसे बड़े ही होते हैं। तो आर्टिकल देख लेते हैं, 3 आर्टिकल है हमारे पास। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 क्या बोलता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम फॉलोइंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है, जो भी यूनियन के फैसले लिए जाते हैं वो लेता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो लेकिन लिए प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होते हैं उस पे। देन आर्टिकल 74 क्या बोलता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, याद कर लो इसको तो बाय हार्ट कि आर्टिकल 74 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं, शैल मतलब कंपल्शन। ठीक है,
शैल मतलब कंपल्शन इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट्स इन द अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस। ठीक है, तो ये शैल का मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी एडवाइस है प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है, वो उनको माननी ही पड़ेगी, उनके पास ऑप्शन नहीं है ना मानने का। ठीक है, वो उनके पास ऑप्शन नहीं है ना मानने का। देन आर्टिकल 75 क्या बोलता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करता है इंडिया में, ये आर्टिकल कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं या पार्लियामेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। याद रखना है इस बात को, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है, अब जो ये एडवाइस है ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है या नहीं है, इसमें भी अलग टसल चला है। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने क्या बोल दिया कि जो प्रेसिडेंट हैं उनको माननी ही पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कह दिया प्रेसिडेंट जो है मना नहीं कर सकते उसको। ठीक है, ठीक है, तो क्या हुआ, इसीलिए प्रेसिडेंट को थोड़ा सा जो है इतना, क्योंकि पीएम ने जो बात कह दी वो प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम लाया गया था, और उसने बोला कि द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम ऑफ कोर्स। ठीक है, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोल दिया कि जब बिल्स आते हैं तो बिल्स जो है प्रेसिडेंट जो है वापस कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, एक्सेप्ट दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड मनी बिल्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल को वापस नहीं किया जा सकता रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक है, पर और जो बिल्स हैं उसको प्रेसिडेंट जो है वापस कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, और अगर ये तो पहला प्रोविजन था, लेकिन उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोल दिया कि अगर पार्लियामेंट दोबारा उसको पास करके भेज दे तब वो बाइंडिंग हो जाएंगे, तब प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ेगा। तो मतलब एक ही बार प्रेसिडेंट साहब जो है, ये साहिबा जो है, वापस भेज सकते हैं किसी भी बिल को फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, मनी बिल को वापस नहीं भेज सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आई एम नॉट क्लियर अबाउट एट दिस पॉइंट, बट देन मनी बिल को जो है वापस नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल जो है दोनों ही प्रेसिडेंट की अनुमति से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं हाउसेज में, तो दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम। बट रिकंसिडरेशन के लिए मनी बिल को वापस नहीं भेजा जा सकता, दैट आई एम श्योर, बट देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आई डोंट नो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को शायद मना ही नहीं कर सकते वो। ठीक है, उन्हें एक्सेंट देनी ही पड़ती है। ठीक है, एक्सेंट देनी ही पड़ती है, एक्सेंट देनी ही पड़ती है। ठीक है, तो ये थी बात किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का? ठीक है, इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का? तो इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होंगे? सबसे पहले तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होंगे। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स, देखिए ध्यान से दीजिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स मतलब राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर है, और लोकसभा में अब तो क्या वो प्रोविजन हट गया एंग्लो इंडियन वाला, जो मेंबर है नॉमिनेटेड वो जो है प्रधानमंत्री के इलेक्शन में वोट नहीं करेंगे। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेचर्स, इलेक्टेड मेंबर दोबारा, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आएंगे, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। बट ये क्या होगा ना, जब हम हटाने की बात पे आएंगे ना तब देखना हम नहीं की जा जाएगी। तो मैं आपको बस एक क्लू देके जा रहा हूँ कि जब हटाने पे आएंगे तब चीजें थोड़ी बदल जाएंगी। बस जब इलेक्ट करेंगे तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेचर एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली। देखिए JNK भी एक, JNK में जो है ना अभी भी एम्बिग्यूटी बनी हुई है। ठीक है, एम्बिगुअस है, इसकी कंडीशन क्लियर नहीं है।
बस एक सेक्शन 19 है जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, उसी कहते हैं कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी है उसी की तरह एक्ट करेगा ये। तो प्रेसिडेंट इसके जो मेंबर्स हैं, क्योंकि जेएनके एक यूनियन टेरिटरी है जो कि विद लेजिस्लेचर है, अब इसके मेंबर जो हैं आपके वोट करेंगे या नहीं करेंगे, अभी ये एम्बिग्यूटी बनी हुई है। बट एक सेक्शन 19 है जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, वो कहता है कि जो है पौंडीचेरी की तरह ही वो करेगा। बट देन अभी के लिए जो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ पौंडीचेरी एंड दिल्ली। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करेंगे, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, ठीक है। जो राज्यसभा में है, लोकसभा का प्रोविजन खत्म हो गया है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर में है। प्लस एक और चीज आप देखिए कि जहां बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जहां पे कि जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, तो एमएलसीज भी वोट नहीं करेंगे। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विल आल्सो नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये हम देख ले कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, ठीक है, कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। अब आप देखिए कि कैसे इलेक्शन होता है, कैसे इलेक्शन होता है, कैसे वोट का डिवीजन होता है, ठीक है। देखिए पहले क्या होता है कि हर स्टेट के एमएलए के वोट की वैल्यू निकाली जाती है और हर एमपी के वोट की वैल्यू निकाली जाती है, और जितने भी एमपी होते हैं, ठीक है, जितने भी एमपी होते हैं उन सबकी वोट की वैल्यू इक्वल होती है, और हर स्टेट में जितने भी एमएलए हैं उनकी आपस में सेम रहेगी, बट इन डिफरेंट स्टेट की वैल्यू जो है डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही जैसे स्टेट ऑफ यूपी है तो वहां के एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा है। भाई निकाला कैसे जाता है, ठीक है, निकाला कैसे जाता है वोट की वैल्यू को, वोट की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको एमएलए के वोट की वैल्यू निकालनी है, वोट ऑफ एन एमएलए, तो ये इक्वल टू होगा उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल इलेक्टेड मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इनटू 1/1000, ठीक है। ये आ गई आपकी वोट ऑफ ए एमएलए की वैल्यू, ठीक है। यहां से आपने अब डिफरेंट स्टेट के लिए, आपने यूपी के लिए, उत्तराखंड के लिए, आप ऐसे करके सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो उत्तराखंड के जितने भी एमएलए होंगे इलेक्टेड, उनकी वैल्यू सेम आएगी, यूपी की आपस में सेम आएगी। बट आप ये देखेंगे कि यूपी और यूके के जो, जब आप कंपेयर करेंगे तो यूपी के जो एमएलए है उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा आएगी रादर देन यूके के, क्योंकि पॉपुलेशन का फर्क पड़ता है, क्योंकि पॉपुलेशन का फर्क पड़ता है। ऐसे ही आप एमएलए की वैल्यू निकाल लेंगे, एमएलए के एमपी की वोट वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे आप, टोटल वैल्यू निकाल लेंगे पहले एमएलए की वोट की, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपीज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो आपने सारे स्टेट की निकाल ली, उसको ऐड किया, ऐड करने के बाद उसे आप डिवाइड कर देंगे, तो सारे एमपीज की वोट की वैल्यू आ जाएगी, और वो सारे एमपीज के लिए इक्वल होगी, चाहे वो राज्यसभा को हो चाहे लोकसभा को हो, बट वो इलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब आपने वोट निकाल लिया, अब क्या होगा, वोटिंग चालू होगी। वोटिंग जब चालू होगी तो जो इंडिया में सिस्टम है, इंडिया में इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट। तो अभी हमने आपको बता दिया कि इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे, इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होगा, ठीक है। अब वो वोट करने आएंगे सब, भाई स्टेट्स में वोट होंगे और वहां पार्लियामेंट में वोट होगा। तो एक सिंगल बैलेट पेपर दिया जाता है, ठीक है, मान लिया 3 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे A B C दिया जाता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अब वो प्रॉपर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता नहीं है एक्चुअली, बट देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का अपनाया जाता है वाया सिंगल
ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो होता क्या है कि ऐसे मार्क कर देते हैं, ठीक है, और इसके आगे जो है जो भी वोट दे रहा होता है उसे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस देनी होती है। जैसे मेरी ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ऐसे करके वोट सील कर दिए जाते हैं। उसके बाद इन वोटों की काउंटिंग होती है, तो 50% से ऊपर वोट चाहिए होते हैं, जो इलेक्टोरल कोटा है। ठीक है, तो इलेक्टोरल कोटा कैसे निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड अपॉन 2 + 1। ठीक है, अगर तो पहली राउंड में किसी ने ये अचीव कर लिया तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो फिर क्या होता है, जो लास्ट आया होता है, मान लिया बी लास्ट आया, तो बी के जो वोट्स हैं वो निकाले जाएंगे, उसकी जो सेकंड प्रेफरेंस है वो फिर आगे ऐड कर दी जाएगी ए और सी में। ठीक है, फिर अगर वोट नहीं निकला फिर सी को हटा दिया जाएगा, फिर तो ए विनर हो ही जाएगा। बट देन जब तक 51% कोई वोट नहीं लेके आता तब तक जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, अच्छा, ये थी बात इलेक्शन की, इलेक्शन होंगे कैसे। अब बात कर लेते हैं कि अगर इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसका जो ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि इलेक्शन सही से हुआ या नहीं हुआ। मान लिया कोई आदमी प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया था और वो इलेक्शन बाद में नल एंड वॉइड घोषित हो जाता है, तो जो भी एक्ट, मान लिया ए इलेक्ट हुआ था, जो भी एक्ट, मान लिया ये 4 तारीख को इलेक्ट हुआ, 4 तारीख को ये प्रेसिडेंट की वोट ले ली, ठीक है, उसी महीने की 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये जो इलेक्शन थे ये नल एंड वॉइड थे, सही तरीके से नहीं हुए। तो इस बीच ए ने जितने भी डिसीजन लिए हैं वो रहेंगे, वो नल एंड वॉइड नहीं होंगे। ठीक है, वो नल एंड वॉइड नहीं होंगे। इतनी बात समझ गए आप लोग भाई। ठीक है, तो ये है इलेक्शन कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है और जब भी कोई जो भी फैसले उस इलेक्शन के नल एंड वॉइड होने से पहले लिए गए हैं वो वैलिडेटेड रहेंगे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये बात हो गई किसकी, इलेक्शन हो गया। अब जल्दी से पढ़ते जाते हैं, ठीक है, कि क्वालिफिकेशन क्या है इलेक्शन के लिए। आर्टिकल 58 में दी गई है, आर्टिकल 58 में दी गई है। तो क्या बोलते हैं कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए भाई, 35 साल उम्र होनी चाहिए, जो भी मेंबर ऑफ लोकसभा बनने की क्वालिफिकेशन है उसको क्वालिफाई करना चाहिए। ठीक है, एक इलेक्टर होना चाहिए कहीं भी, मतलब वोटर, आपका वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं इंडिया में नाम होना चाहिए, और कोई भी आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और जो नॉमिनेशन पेपर है वो 50 एलिजिबल वोटर्स जो है वो साइन करेंगे। इसके अलावा भैया जो है थोड़ी सी कंडीशन और रख दी गई थी। पहले क्या था कि 10 प्रपोजर होंगे, प्रोपोजर्स होंगे और 10 इलेक्टर होंगे, तो सॉरी 10 सेकेंडर्स होंगे, वो साइन करेंगे आपके नॉमिनेशन पेपर को, और 2500 रुपये आप आरबीआई में जो है एक सिक्योरिटी जमा कराएंगे। अब जो है इसको जो है हटा के इसको अब 50 इलेक्टर एंड 50 सेकेंडर्स कर दिया गया है। 50 इलेक्टर्स या प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स चाहिए, और इसको 15,000 कर दिया गया है डिपॉजिट को। बट क्या ही फर्क पड़ता है, 15,000 रुपए। ठीक है, और रीजन ये था कि यार उस टाइम की बात जब वो अमेंडमेंट किया गया था, एक्चुअली वो एक वाया अमेंडमेंट किया गया था 1997 में। ठीक है, एक नया लॉ लाया गया था कि भाई जितने भी अनसारी सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो हट जाए। बट देन क्या ही फर्क पड़ता है, 15,000 रुपये आज के टाइम पे तो क्या ही है। ठीक है, तो 15 इलेक्टर 15 सेकेंडर्स होने चाहिए आपके पास, और 15,000 रुपये आप आरबीआई में डिपॉजिट करवाएंगे। ठीक है, ये थी बात किसकी, आर्टिकल 58 में क्वालिफाई कर गए। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फिर आप क्वालिफाई कर गए, फिर आर्टिकल 60 में आप भारत के राष्ट्रपति के तौर पे एक ओथ लेंगे। जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो आप ओथ में क्या बोलेंगे, टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। फिर क्या बोलेंगे, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। तो डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक है, डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, प्रेसिडेंट। तो टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। थर्ड क्या होगा, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो आई
डैश, है ना, faithfully hereby in the name of God या in the name of Constitution to faithfully execute the office to defend the Constitution of India, ये सब जो है आर्टिकल 60 में ओथ दी गई है। अब आपने ओथ ले ली, ठीक है। ओथ के बाद कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस आर्टिकल 59 में है, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ के आ रहे हैं। तो हमने वो पढ़ी थी कि कुछ कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी पहले, कि सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, लोकसभा के मेंबर होने की जो कंडीशंस हैं वो आप क्वालिफाई करनी चाहिए, और क्या क्या होते हैं, आप जो है किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी हाउस के मेंबर है, मान लिया प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट बने थे जब, ठीक है, अगर वो किसी हाउस के मेंबर होते हैं तो उस हाउस में आपकी सीट वेकेट मानी जाएगी, ठीक है, आपको जो है उससे रिजाइन करना पड़ेगा। अगर आप रिजाइन नहीं करते हैं तो उस हाउस में आपकी सीट वेकेट मानी जाएगी, वेकेंट मानी जाएगी, आपने खाली कर दी है, ठीक है। और आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया जो आपका ऑफिशियल रेजिडेंस है वो राष्ट्रपति भवन होगा, ठीक है, और उसका कोई भी रेंट वेंट नहीं देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रेंट वेंट देके रह रहे हैं अपना आराम से, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसका रेंट नहीं देना है, ठीक है। आप बिना रेंट के आप एंटाइटल्ड नहीं कि राष्ट्रपति भवन, जब आप भारत के राष्ट्रपति बनेंगे तो आपको राष्ट्रपति भवन जो है एज अ ऑफिशियल रेजिडेंस दिया जाए। फिर बाकी आपके जो एलिमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो मिलेंगे, और जो फिक्स हो गए जब आप राष्ट्रपति बन जाओगे उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये है कंडीशन, कुछ कंडीशन आर्टिकल 59 में, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा, आर्टिकल 56 में दिया गया है। तो 5 साल के लिए आएंगे आप, 5 साल आपका टर्म होगा, 5 साल के लिए राष्ट्रपति रहेंगे, ठीक है। और इसीलिए इलेक्शन जो है, जो टर्म एक्सपायर होने वाला था उससे पहले करा दिए जाते हैं। बाई चांस नई इलेक्शन कराए जाते हैं और आपका टर्म एक्सपायर हो जाता है, तब भी आप भारत के राष्ट्रपति बने रहेंगे, ठीक है। तो इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ही शैल कंटिन्यू इन ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। प्रेसिडेंट में रिजाइन, आप रिजाइन कर सकते हैं 5 साल से पहले। किसको रेजिग्नेशन देंगे आप अपना, किसको रेजिग्नेशन देंगे, आप रेजिग्नेशन देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, आप रेजिग्नेशन देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। और इंडिया और यूएसए में एक सब्सटेंशियल डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि भारत में कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितनी भी बार राष्ट्रपति रह सकते हैं, आप कितनी भी बार राष्ट्रपति रह सकते हैं। बट यूएस में आप 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति, 2 बार लगातार, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिवली आप 2 बार नहीं रह सकते, 2 बार कॉन्जिक्यूटिवली आप नहीं रह सकते, ठीक है। ये यूएस और इंडिया में फर्क है। अब इंपीचमेंट पढ़ लेते हैं। देखो, इंपीचमेंट का मतलब वो आर्टिकल 61 में दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट दिया गया है। प्रोसेस समझने से पहले ग्राउंड समझ लेते हैं। सिर्फ एक ही ग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ जिसके बेसिस पे आप प्रेसिडेंट को इंपीच कर सकते हैं, और इसमें बड़ी स्पेशल टाइप की मेजोरिटी लगती है, और वो सिर्फ इसी में लगती है। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आपको, मतलब बोलते ना कि मुंह नाक अपने आप उल्टा होके और हाथ में हवा करके तब होगा, इतनी खतरनाक मेजोरिटी है। वो मेजोरिटी क्या हम आगे 2 मिनट में देखते हैं, ठीक है। तो जो आप प्रेसिडेंट को हटाएंगे वो सिर्फ आप वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हटाएंगे। एक ही ग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट को हटाने का एक ही ग्राउंड है, दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। वैसे आज तक कोई भी प्रेसिडेंट इंपीच नहीं किया गया है, ठीक है, और इट इज अ क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस, इट इज अ क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाता है। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आप राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी एक प्रपोजल ला सकते हैं, कहीं भी आप एक प्रपोजल लेके आ सकते हैं, ठीक है। उस प्रपोजल को जो है कम से कम उस हाउस में से कम कुछ लोग साइन करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब वो कितने लोग साइन करेंगे, वो, ठीक है। जब आप इंपीचमेंट का प्रोसीजर करेंगे तो वो आप चाहे लोकसभा में स्टार्ट कर लीजिए, चाहे राज्यसभा में स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी आप एक मोशन लिया है, मोशन को जो है जिस भी हाउस में लाएंगे, मतलब हम एग्जांपल लेके चलते हैं राज्यसभा में, तो 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस जो है उसको साइन करके देंगे, ठीक है। 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस विल साइन इट,
और जब आप साइन करके दोगे तो आप जो है, जब ये प्रोसीडिंग चल रही होगी तो प्रेसिडेंट को अपना रिप्रेजेंटेशन देने का भी पूरा हक है, वो अपनी बात रख सकते हैं। जब आप ये ऐसा रेजोल्यूशन दोगे तो आप प्रेसिडेंट को 14 डे का नोटिस भी देंगे, ठीक है। 14 डे का नोटिस दे दिया और प्रेसिडेंट जो है अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। 1/4 मेंबर ने साइन कर दिया। अब जो है राज्यसभा में ये 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, मान लिया एक हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूं 245, 2/3 3721, ठीक है। 80 मतलब 82 लोगों ने अगर इसको साइन करना चाहिए कम से कम, ठीक है। 82 सॉरी 82 नहीं, 82 × 2 160 165 164 165 लोगों ने इसको साइन करना चाहिए। देखो कितना टफ है, 245 में से आपको 165 लोग चाहिए जो इसको साइन करें हटाने के लिए। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द टोटल हाउस, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस जब इसको साइन कर देंगे फिर इसको दूसरे हाउस में भेजेंगे, वो भी जो है चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे और दूसरा हाउस जो है उसको भी ये 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस से पास कराना है। और जिस दिन ये पास हो गया दोनों हाउसेस से, द प्रेसिडेंट शैल स्टैंड इम्पीच्ड, द प्रेसिडेंट शैल स्टैंड इम्पीच्ड, प्रेसिडेंट जो है इम्पीच हो जाएंगे। और इम्पीचमेंट से पहले जो भी एक्ट किए हैं प्रेसिडेंट ने वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है, वो इनवैलिडेटेड नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे होगा क्या, इम्पीचमेंट, ठीक है, ऐसे इम्पीचमेंट होगा किसका, प्रेसिडेंट का, ठीक है। अब एक और चीज होती है, मैंने आपको पहले बताया था जब कि वहां पे याद रखना, देखो जब इलेक्ट कर रहे हैं तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। जब हम रिमूव कर रहे हैं तब नॉमिनेटेड मेंबर आ जाएंगे, तब पूरा पार्लियामेंट वोट करेगा, राज्यसभा और लोकसभा के सारे मेंबर वोट करेंगे, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। कौन वोट नहीं करेगा, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे किसके, पौंडीचेरी, यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी एंड दिल्ली के, ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर थे स्टेट के, वो रिमूव इम्पीचमेंट में वोट नहीं करेंगे। तो इम्पीचमेंट में वोट कौन नहीं करेंगे, वो आर द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। नए बंदे कौन आ जाएंगे, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर थे किसके, राज्यसभा है लोकसभा के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये डिफरेंस है इलेक्शन और उसमें, ठीक है। वैकेंसी किसके अंदर है, आर्टिकल 62। वैकेंसी मतलब कब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट माना जाएगा, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट का 5 साल का टर्म खत्म हो जाए, या वो खुद रिजाइन करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को 5 साल से होने पे, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन हुआ है या उनकी डेथ हो जाए, या सुप्रीम कोर्ट जो है जो इलेक्शन हुआ है प्रेसिडेंट का उसको इनवैलिडेट कर दे, ठीक है, उसे मना कर दे कि वो जो है सही इलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रिविलेजेस हैं प्रेसिडेंट को पार्ट 5 के बाहर, दैट इज अंडर आर्टिकल 361। तो 361 1 2 3 4, ठीक है। 1 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी कोर्ट में आप उनको नहीं बुला सकते, ठीक है, ही इज नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट व्हेन इन ऑफिस, ठीक है। उनके 361 2 क्या बोलेगा, उनके खिलाफ आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते जब वो ऑफिस में है, ठीक है। गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों को अवेलेबल है ये। 3 क्या बोलेगा, आप उनको अरेस्ट और इंप्रिजन नहीं कर सकते। और 4 क्या बोलेगा, सिविल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स आप तभी चला सकते हैं आप उन्हें 2 महीने का नोटिस देते पहले, ठीक है। सिविल प्रोसीडिंग्स आप कब चला सकते हैं, जब उन्हें आप 2 महीने का नोटिस देते हैं। तो आप जो है प्रेसिडेंट को कहीं बुला नहीं सकते गवाही देने के लिए कि आओ गवाही दो इसके खिलाफ, यस के फेवर में। आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, आप उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते व्हेन इन, ये सब बातें कब है, व्हेन इन ऑफिस। जब वो ऑफिस के बाहर चले जाएंगे फिर कर सकते हैं आप सिविल प्रोसीडिंग्स, आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट देन इट रिक्वायर्स अ 2 मंथ नोटिस। बट देन लोग जो है बहुत आराम चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं वो, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट देन ये इम्यूनिटीज दी गई हैं किसको, प्रेसिडेंट को, अंडर आर्टिकल 361, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है वो बचता है कि डिस्क्रिशन क्या क्या है, ठीक है। इसी के बाद एक टॉपिक आ जाता है, डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्क्रिशन क्या क्या है। देखो एब्सोल्यूट या कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन कहीं नहीं लिखे हुए कि भैया ये जो है डिस्क्रिशन है,
प्रेसिडेंट का, ऐसे डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन है वो सिचुएशनल है, ठीक है। तो कब कब हो सकते हैं, मान लिया इलेक्शन हुए, किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो वो प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिप्शन है कि वो किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाएं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन कर दे या चले जाए, ठीक है, क्लियर मेजोरिटी ना हो किसी पार्टी के पास, तो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा उस टाइम चुन सकते हैं, ठीक है। कौन अगर लोकसभा में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार गिर गई, तो हाउस को डिसॉल्व करना है या नहीं करना है वो भी उसका सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करना है या नहीं करना है इस केस में, जब उन्होंने अपनी मेजॉरिटी यूज कर दी है, ये भी जो है सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, वो अगले लेक्चर में कर लेंगे। मेजर 7 हेड्स में उसको डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। और तो डिप्लोमेटिक पावर, इमरजेंसी पावर, वो अगले लेक्चर में देख लेंगे। उसमें आपको पढ़ाते जाऊंगा क्या क्या है और वो आपको देखते जाने क्या क्या है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है हमें बताएं। एंड कीप सेफ, कीप हैप्पी, नाइस टू सी यू इन द नेक्स्ट।